हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रश्मि नलवाल। बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ के पदार्थ विज्ञान के लेक्चर की सीरीज़ में हमने पिछली वीडियो में सांख्य दर्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और सांख्य दर्शन द्वारा आयुर्वेद में क्या योगदान है सांख्य दर्शन का, उसमें हमने उसके द्वारा दिए गए 3 प्रकार के दुख पढ़ लिए थे। उसके बाद आज आयुर्वेद में सृष्टि उत्पत्ति क्रम की बारी है, सांख्य दर्शन के द्वारा ही जो दिया गया है। यदि आपके पास डॉक्टर प्रबोध येरावर जी की बुक है तो आप बुक खोल के बैठ सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिंपली वीडियोस को देख के नोट्स भी बना सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सृष्टि उत्पत्ति क्रम। तो बेसिकली आप सबसे पहले उसके लिए पेज नंबर 18 पे एक चार्ट दे रखा है, आप उस पे आ जाइए। ये नीचे एक चार्ट दिया है। सबसे पहले हम इस चार्ट के माध्यम से सृष्टि उत्पत्ति क्रम के बेसिक्स पढ़ लेंगे। उसके बाद हम पूरा जो प्रोसेस है उसमें जो एक एक एंटिटी है उसका क्या इंट्रोडक्शन दे रखा है बुक में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति का क्रम क्या है। तो इन्होंने कैसे माना, कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उसके कुछ स्टेप बताए हैं। तो सबसे पहले माना इन्होंने प्रकृति और पुरुष का संयोग हुआ। ठीक है, प्रकृति की कुछ अपनी क्वालिटी है, पुरुष की कुछ अपनी क्वालिटी है, इनका संयोग हुआ आपस में, तो फिर महत की उत्पत्ति हुई। ठीक है, फिर महत के बाद यहाँ पर आपको स्टेप याद रखने हैं कि किसके बाद क्या आ रहा है। तो प्रकृति और पुरुष के संयोग से सबसे पहले महत की उत्पत्ति हुई, फिर महत से जाकर अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार जो होता है 3 प्रकार का होता है, एक सात्विक, राजसिक और तामसिक। ठीक है, और यहाँ पर हमने जो पढ़ा था कि सेश्वर सांख्य और निरीश्वर सांख्य के बारे में पढ़ा था। तो जो निरीश्वर सांख्य है उसके अकॉर्डिंग यही क्रम है जो हम देख रहे हैं, और जो सेश्वर सांख्य है वो क्या मान लेते हैं, ये जो प्रकृति और पुरुष है इसके ऊपर भी एक ब्रह्म का और पड़ाव मान लेते हैं कि ये जो इनका संयोग करा रहा है वो ब्रह्म है, ईश्वर है, जिसकी वजह से प्रकृति और पुरुष का संयोग हो रहा है। अदरवाइज जो निरीश्वर सांख्य है वो प्रकृति और पुरुष के संयोग को ही सृष्टि उत्पत्ति का पहला पड़ाव मानते हैं। तो संयोग से महत अहंकार, अहंकार जो हो गया आपका वो 3 प्रकार का हो गया, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। तो ये जो 3 प्रकार के जो अहंकार हुए उनके संयोग 3 प्रकार से हो सकते हैं। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर सत्व है, रज है और तम है। तो अगर हम इनके 2-2 के संयोग करेंगे तो 3 प्रकार से बन सकते हैं। एक तो हम सत्व और रज का आपस में बना सकते हैं संयोग, एक हम रज और तम का बना सकते हैं, और एक संयोग हम सत्व और तम का आपस में मिलाकर बना सकते हैं। तो ये 3 जो अहंकार हैं वो इन 3 प्रकार से आपस में संयोग करते हैं। तो पहला क्या हुआ, सत्व और रजस, सात्विक और राजस अहंकार ने मिलकर, दोनों ने मिलकर किसका निर्माण किया, 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ, 5 प्रकार की कर्मेंद्रियाँ और एक मन का। ठीक है, फिर दूसरा क्या था, दूसरा राजस और तम था, रज और तम। तो रज और तम ने मिलकर आपस में किसका निर्माण किया, 5 प्रकार की तन्मात्राओं का, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा। ठीक है, और फिर इन्हीं तन्मात्राओं से क्रमशः शब्द तन्मात्रा से आकाश महाभूत, स्पर्श से वायु महाभूत, रूप तन्मात्रा से अग्नि महाभूत, रस तन्मात्रा से जल महाभूत और गंध तन्मात्रा से पृथ्वी महाभूत का निर्माण हुआ। अब तीसरा जो एंटिटी थी, जो सत्व और तम ने जो संयोग किया था, वो कुछ क्रियावान रूप में नहीं हमें प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्रियावान जो तत्व है वो है रज। तो अगर किसी प्रक्रिया की शुरुआत करनी है, किसी चीज़ की उत्पत्ति की शुरुआत करनी है, तो वहाँ पर रजोगुण का या राजसिक अहंकार का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सत्व और तमगुण आपस में मिलते तो हैं, परंतु ये फलीभूत नहीं हो पाते हैं, इनसे कुछ बन नहीं पाता है, या जो बना है वो प्रकट नहीं हो पाता है। इसीलिए
हम दो प्रकार के संयोग से बनी हुई चीज़ों को इस चार्ट में पढ़ते हैं, एक सात्विक और राजसिक और एक राजसिक और तामसिक। ठीक है, इनके भी नाम हैं, इनके संयोग के भी कुछ नाम दिए गए हैं। क्या नाम दिए गए हैं? इस चार्ट से जस्ट ऊपर है ये नाम। ठीक है, पहला जो सात्विक और राजसिक मिला, जिनसे ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और मन बना, उसको हमने नाम दे दिया यहाँ पर वैकृत अहंकार। उसके बाद राजसिक और तामसिक जब मिला तो उसको हमने क्या दे दिया, जिससे पंच तन्मात्राओं की अभिव्यक्ति हुई, उसको बोल दिया हमने भूतादि अहंकार। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी की मैं बात कर रही थी वो था सत्व और तम, जो आपस में मिल रहे थे, तो उनसे क्या बना, उनसे बना तेजस अहंकार, उनके संयोग से। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा है कि सत्वगुण और तमगुण स्वतंत्रता है इंद्रियों और तन्मात्राओं को उत्पन्न करने में समर्थ होने पर भी क्रियाशील न होने से स्वयं अपने कार्य में प्रवृत्त नहीं होते। यानी इनके पास रजगुण नहीं है, क्रियावान होने के लिए, क्रियाशील होने के लिए रज की आवश्यकता है, रासिक अहंकार की आवश्यकता है, इसीलिए वो अपने कार्य में प्रवृत्त ही नहीं हो सकते। सात्विक और तामस दोनों अंशों को अपने अपने कार्य करने में तेजस अहंकार सहायता देता है। ठीक है, तो यहाँ हमने सबसे पहले इस चार्ट को क्यों पढ़ लिया, ताकि हमें बेसिक समझ में आ जाए कि कौन कौन से ऐसे पड़ाव हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सृष्टि उत्पत्ति क्रम में, सृष्टि के निर्माण के क्रम में एक पार्ट ले रही हैं। ठीक है, अब हमें जब इसके बेसिक्स पता है कि क्या क्या पड़ाव थे, कैसे थे, अब हम इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो अब हमें समझने में ज़्यादा इजी होगा कि ये चीज़ें हैं क्या। ठीक है, बेसिकली ये एक साइंस है, आयुर्वेद भी एक साइंस है, दर्शन भी एक तरीके की साइंस है, जहाँ पर हम तत्व ज्ञान को प्रधानता दे रहे हैं। तत्व ज्ञान हमारा पहली शुरुआत में जो उद्देश्य आया था दर्शनों को पढ़ने का, तो तत्व को जानने के लिए ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, ऐसे ऐसे करके वहाँ पर कुछ उद्देश्य थे दर्शन शास्त्र को पढ़ने के लिए। तो उन्हीं में से एक उद्देश्य को पूरा करता है ये कि इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई कैसे है। इस प्रश्न का जवाब सांख्य दर्शन इस तरीके से देता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ये पढ़ लिया। इसके बाद हम फिर से पेज नंबर 17 पे जाते हैं, जहाँ से सृष्टि उत्पत्ति क्रम का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ से आता है आपका सृष्टि उत्पत्ति एवं तत्व विवेचन। तो यहाँ पर पहले इन्होंने एक श्लोक दे रखा है। श्लोक आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली आपको वो चार्ट याद रखना है सृष्टि उत्पत्ति क्रम में। अगर वो आपको चार्ट याद रहेगा तो आप उसकी थ्योरी अपने आप बना लेंगे। BMS UG लेवल पे आपको सांख्य कारिका के या जो सांख्य दर्शन के श्लोक है वो याद करने की बहुत ज़रूरत नहीं होती। मूल प्रकृति विकृति महदाद्या प्रकृति विकृतिया सप्त षोडकस्तु विकारो न प्रकृतिन विकृति पुरुषा। यहाँ पे इन्होंने जो सांख्य जो दर्शन था उसका नाम जो पड़ा था वो संख्या के आधार पर, क्यों 24 तत्व उन्होंने संख्या में माने थे। अब वो 24 तत्व कैसे कैसे हैं, कैसे कैसे उनका डिवीज़न है, किस किस प्रकार के वो तत्व हैं, उनका वर्णन इस श्लोक में आया है कि किसको क्या बोला गया है। तो इसके लिए भी हम थ्योरी ना पढ़कर यहाँ पे जो टेबल दी है उसके माध्यम से समझेंगे कि थ्योरी में लिखा क्या है। इस टेबल को विस्तृत रूप में ही थ्योरी में लिखा गया है। तो इन्होंने क्या माना है, पहली बात तो संख्या में ये सब है 24 तत्व और एक पुरुष मिलाकर हो जाते हैं 25। ठीक है, ये है इनके तत्वों के नाम। उसके बाद अब इन्होंने क्या दे रखा है, इसमें जो प्रकृति है, पहला तत्व मान दिया इन्होंने प्रकृति, जिससे कि सब कुछ उत्पन्न हुआ था। वो संख्या में एक होती है, उसको संज्ञा जो दी गई है वो अव्यक्त भी दी गई है। अव्यक्त क्यों? क्योंकि उसे हम इंद्रियों द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते, वो अव्यक्त अवस्था में है, अभी वो हमारे सामने आई नहीं है कि उसका हम परसेप्शन कर पाएँ कि वो कैसा दिख सकता है या कैसा उसका स्वरूप है, कैसी गंध है। इंद्रियों द्वारा हम उसे ग्रहण नहीं कर सकते, इसीलिए अभी वो अव्यक्त है। तो प्रकृति को इन्होंने क्या बोला है, केवल प्रकृति नाम दिया है। तो केवल प्रकृति, केवल विकृति, इनसे यहाँ क्या मतलब है, प्रकृति का मतलब यहाँ से लिया गया है जिसके अंदर
किसी को उत्पन्न करने की क्षमता हो परंतु वह खुद किसी से उत्पन्न ना हुई हो, तो ऐसी एंटिटी को इन्होंने केवल प्रकृति नाम दिया। केवल प्रकृति का मतलब क्या होगा कि ऐसी एंटिटी जो किसी को प्रोड्यूस करने में, किसी को उत्पन्न करने में तो सक्षम हो, लेकिन वो खुद किसी से उत्पन्न ना हुई हो। ठीक है। और दूसरा, विकृति से क्या मतलब आएगा? विकृति से मतलब आएगा कि ऐसी एंटिटी जो किसी से उत्पन्न हुई है लेकिन वो खुद किसी को उत्पन्न नहीं कर पा रही। ठीक है, वो आगे और किसी चीज़ को उत्पन्न नहीं कर रही है सृष्टि उत्पत्ति क्रम में, तो ऐसी एंटिटी को बोला गया केवल विकृति। जैसे कि आपने देखा वहाँ पे चार्ट में बताया, जो प्रकृति है, प्रकृति खुद किससे उत्पन्न हुई है इसका कुछ पता नहीं, लेकिन प्रकृति आगे जाके महत, अहंकार, इन सब की उत्पत्ति का कारण है। इसीलिए प्रकृति को केवल प्रकृति नाम दिया गया सांख्य दर्शन में। दूसरी ओर केवल विकृति में मन, पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया और पंच महाभूताएं, क्योंकि ये सभी एंटिटी किसी से उत्पन्न तो हुई हैं। जो अहंकार के रूप पड़े थे 3, उनके संयोगों से ये एंटिटी उत्पन्न तो हुई है, परंतु आगे ये एंटिटी और किसी नई चीज़ को सृष्टि उत्पत्ति क्रम में जन्म नहीं दे रही है। ठीक है, खुद किसी से उत्पन्न हुई है लेकिन किसी और को उत्पन्न नहीं कर रही है, तो ये आ गया केवल विकृति। उसके बाद प्रकृति और विकृति क्या हो गया? जिनके अंदर दोनों गुण हैं, मतलब वो किसी चीज़ से उत्पन्न भी हो रहे हैं और वो आगे किसी और चीज़ को उत्पन्न भी कर रहे हैं। जैसे महत, अहंकार और पंच तन्मात्रा। महत को भी हमने वहाँ पे चार्ट में देखा था। क्या महत उत्पन्न हुआ प्रकृति और पुरुष के संयोग से, और महत खुद भी किसको उत्पन्न कर रहा है? अहंकार को। ठीक है, तो ये किसी से उत्पन्न भी हुआ है और किसी को उत्पन्न भी कर रहा है। तो ऐसे एंटिटी को क्या कहा गया? उनका स्वरूप प्रकृति और विकृति दोनों। ऐसी अहंकार था। अहंकार जो था वो महत से उत्पन्न हुआ है और आगे जाकर वो तन्मात्राएं वगैरह और ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, इन सबको उत्पन्न कर रहा है। ऐसी पंच तन्मात्रा जो थी वो भूतादिक अहंकार से उत्पन्न भी हुई है और आगे जाके पंच महाभूतों को उत्पन्न भी कर रही है। तो ऐसी एंटिटी क्या हो गई? प्रकृति भी हो गई और विकृति भी हो गई। और अगला एंटिटी आती है ना प्रकृति ना विकृति। ये किसके लिए आ गया? जो खुद किसी को प्रोड्यूस करने में ना तो सक्षम है और ना ही वो किसी और से प्रोड्यूस हुआ है। यानी पुरुष अकेला किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं है, प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति के लिए केवल प्रकृति वर्ड आया है। तो जो पुरुष, उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये कई बार MCQs में भी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि पुरुष जो है वो सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग ना प्रकृति ना विकृति की कैटेगरी में आता है। ना तो वो किसी चीज़ से उत्पन्न हुआ है, ना ही अकेला वो किसी चीज़ को उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, और यहाँ इनके लिए वर्ड आए हैं, व्यक्त आ गया है इन सभी के लिए। जो ये एंटिटीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक है, इन सब के लिए व्यक्त। क्योंकि व्यक्त क्यों? अब ये व्यक्तावस्था में ऐसी आ गई हैं जिनको पंच इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, इसीलिए व्यक्त रूप में आ गई हैं। और जो पुरुष है वो ज्ञा संज्ञा दी गई है। ज्ञा मतलब ज्ञान से ले सकते हैं, जानने लायक चीज़ से ले सकते हैं, ज्ञा से मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेबल मैंने समझा दी, यही सब यहाँ पे थ्योरी में सब कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद क्या पढ़ते हैं? सृष्टि उत्पत्ति के यहाँ पे 2 श्लोक दिए हैं, इसके बारे में कुछ और इंट्रोडक्शन दी गई है बात। श्लोक याद करने फिर से बता रही हूँ मैं, ज़रूरी नहीं है UG के लेवल पे। हम आते हैं इनकी थ्योरी पे डायरेक्ट। जो श्लोक की एक्सप्लेनेशन है वो क्या है? अब ये क्या कह रहे हैं कि सांख्य दर्शन ने मूल प्रकृति को त्रिगुणात्मक माना है। मूल प्रकृति कौन सी? वही प्रकृति जो कि केवल प्रकृति मानी जा रही थी, जो किसी चीज़ को उत्पन्न करने में सक्षम है परंतु किसी चीज़ से उत्पन्न नहीं हुई है खुद। तो वो त्रिगुणात्मक यानी वो सत्व, रज और तम से युक्त है। जब ये तीनों साम्यावस्था में होते हैं तब प्रलय की स्थिति होती है। प्रलय की स्थिति का मतलब क्या होता है? प्रलय का मतलब आपने सोचा होगा, आपने सुना भी होगा कि प्रलय आ गई, सब कुछ नष्ट हो गया। मतलब सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद एक स्थिति होती है जब किसी चीज़ का जन्म नहीं हो रहा होता है, तो वो स्थिति के जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है, किसी चीज़ का जन्म नहीं हो रहा होता है उस वक्त, तो वो स्थिति होती है प्रलय की। तो प्रलय की स्थिति में क्या होता है कि जो
प्रकृति है उसके अंदर जो 3 गुण हैं, तीनों के तीनों वो साम्यावस्था में रहते हैं, सत्व, रज और तम। फिर क्या है, प्रलय के पश्चात प्रकृति और पुरुष के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं बचता। प्रलय के बाद जो है प्रकृति और पुरुष के अलावा, जैसे मैंने बोला, कुछ नया नहीं बना, किसी जीव की उत्पत्ति नहीं हुई। प्रलय के बाद की स्थिति यह है कि कुछ शेष नहीं बचा है। अब क्या है, अब जब ये तीनों गुण न्यूनाधिक होते हैं, मतलब संख्या में अभी तक क्या थे, तीनों के तीनों साम्यावस्था में थे, तो जब ये साम्यावस्था से हटकर या तो कम होते हैं, इनमें से कोई गुण कम हुआ या अधिक हुआ, साम्यावस्था में थोड़ी विषमता उत्पन्न हो गई, तब इनमें हलचल होती है और तब सृष्टि का निर्माण हो जाता है। ठीक है, प्रलय अवस्था में तीनों गुण प्रकृति के अंदर साम्यावस्था में थे। प्रलय अवस्था में प्रकृति और पुरुष के अलावा कुछ शेष नहीं बचा था, कुछ निर्मित नहीं हो रहा था। लेकिन जब ये साम्यावस्था में दोष घटते हैं या बढ़ते हैं या विषमता को प्राप्त होते हैं, तब हलचल होती है और सृष्टि का निर्माण होता है। प्रकृति और पुरुष अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे की अपेक्षा करते हैं। मतलब प्रकृति और पुरुष आपस में संयोग क्यों कर रहे हैं? एक कारण था जो ईश्वरवादियों ने दिया था। उन्होंने क्या दिया था, इनके संयोग का कारण ब्रह्म है, ब्रह्म जो है, ईश्वर जो है, वो इनका संयोग करवा रहा है। लेकिन निरीश्वर सांख्य क्या मानते हैं, उनका खुद का अपना अपना स्वार्थ है। प्रकृति का पुरुष से स्वार्थ है और पुरुष का प्रकृति से स्वार्थ है, इसीलिए वो अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे की अपेक्षा कर रहे हैं। प्रकृति और पुरुष का संयोग होने पर प्रकृति से सर्वप्रथम सत्व गुण की प्रधानता से महत तत्व बुद्धि का उद्भव होता है। मतलब सबसे पहले जो है सत्व गुण की प्रधानता से महत तत्व उत्पन्न होता है। महत मतलब इन्होंने बुद्धि तत्व भी दिया है उसको अभिनाम। ठीक है, तो सबसे पहले साम्यावस्था में विषमता उत्पन्न हुई, हलचल हुई, प्रकृति पुरुष का संयोग हुआ और सबसे पहले महत तत्व की उत्पत्ति हुई। अब महत्व तत्व सत्व गुण के प्रधान से, अब महत तत्व में क्या हुआ, आगे देखेंगे यहाँ पे कि महत तत्व में रजोगुण की प्रधानता से अहंकार की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यहाँ पर ये फिर से देखेंगे चार्ट। इसमें क्या हुआ, इसमें हुई सत्व गुण की प्रधानता, उससे क्या हुआ महत तत्व, और महत तत्व में क्या हुआ, रजगुण की प्रधानता से अहंकार की उत्पत्ति हुई। ठीक है, फिर और अहंकार में सत्व गुण की, पुनः सत्व गुण की प्रधानता से क्या हुआ, पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रियां और मन की उत्पत्ति होती है। और अहंकार में तमोगुण की प्रधानता से पंच तन्मात्र, जैसे हमने उनका जो संयोग पढ़ लिया था कि 3 प्रकार के अहंकार होते हैं और उसमें अलग अलग उनके संयोग से कैसे ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन और तन्मात्राओं की उत्पत्ति हो रही है, वही इसमें समझाया। ठीक है, और फिर आगे क्या दिया है कि इन महाभूतों के न्यूनाधिक परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के जड़ जंगम सृष्टि का निर्माण हो जाता है। फिर यही महाभूत जो होते हैं आगे जाकर किसी में कोई महाभूत प्रधान होगा, किसी में कोई अप्रधान होगा, और आपस में विभिन्न प्रकार के संयोगों से करोड़ों प्रकार के जितने जीव हैं, सृष्टि हैं, जड़ चेतन, इन सब का निर्माण फिर महाभूतों से आगे होता रहता है। इस प्रकार उनकी सृष्टि उत्पत्ति की थ्योरी रही। ठीक है, इसके बाद इन्होंने प्रकृति और पुरुष में, ये हमने चार्ट समझ ही लिया सबसे पहले, इसके बाद उन्होंने प्रकृति और पुरुष में साधर्म्य और वैधर्म्य बताया। ये आचार्य सुश्रुत ने भी माने हैं, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी यही साधर्म्य और वैधर्म्य है। तो उन्होंने क्या माना कि साधर्म्य मतलब ऐसे कौन से गुण हैं जो प्रकृति और पुरुष में समान है, और वैधर्म्य मतलब जो असमान है गुण। तो दोनों आदि और अंत रहित हैं, मतलब प्रकृति और पुरुष दोनों ही आदि, मतलब उनका कोई स्टार्टिंग नहीं है और उनका कोई अंत नहीं होने वाला है, आदि और अंत से रहित है। दोनों निराकार है, उनका कोई आकार नहीं डिसाइड हुआ है अभी तक कि है क्या। दोनों सर्वगत हैं, यानी सभी जगह पाए जाते हैं दोनों ही, प्रकृति और पुरुष। ठीक है, उसके बाद आता है प्रकृति और पुरुष में वैधर्म्य। तो प्रकृति एक है, पुरुष अनेक है। ये साधर्म्य और वैधर्म्य भी 5 नंबर में या नोट्स में या मल्टीपल जो चॉइस ऑफ क्वेश्चन होते हैं उसमें आ सकता है। फिर प्रकृति त्रिगुणात्मक है और पुरुष नहीं है। प्रकृति अविवेकी है और पुरुष विवेकी है। अविवेकी का मतलब क्या होता है, जिसमें विवेक ना हो, सोचने समझने की क्षमता नहीं हो, लेकिन पुरुष में विवेक है, सोचने समझने सही गलत की क्षमता है।
प्रकृति में विषयत्व है, मतलब प्रकृति में कई सारे विषय हैं जिनको जाना जा सकता है, विषयों से युक्त है, लेकिन पुरुष विषयों से युक्त नहीं है। प्रकृति में सामान्यत्व है, एक जनरलाइजेशन पाई जाती है प्रकृति में, लेकिन पुरुष में वो जनरलाइजेशन नहीं है। प्रकृति में चेतनत्व नहीं है, मतलब प्रकृति सजीव नहीं है। प्रकृति में एक सजीव आत्मा के जितने गुण होते हैं सजीव वस्तु के, वो गुण नहीं पाए जाते, चेतनता नहीं पाई जाती, जबकि पुरुष में चेतन तत्व है। प्रकृति प्रसव धर्मी है और पुरुष अप्रसव धर्मी है। अब प्रसव धर्मी, प्रसव जो आपने वर्ड सुना होगा वो आपने गर्भावक्रांति शरीर और इन सब में सुना होगा, गर्भ प्रसव और ये सब चीज़ें। तो प्रकृति कैसे प्रसव धर्मी है इसकी भी आगे डिटेल आती है आपकी सुश्रुत के शारीरास स्थान में डल्हड़ की टीका है, उन्होंने एग्जैक्टली समझाया है कि क्यों प्रकृति प्रसव धर्मी है और पुरुष क्यों अप्रसव धर्मी है। तो आगे जाकर जब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे या आगे जाकर कहीं इसका दोबारा से वर्णन आएगा तभी, अभी के लिए आपके लिए वो डिटेल यूजी लेवल पे इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि प्रकृति प्रसव धर्मी है और पुरुष अप्रसव धर्मी है। प्रकृति अमध्यस्थ धर्मिणी है और पुरुष मध्यस्थ धर्मी है। तो अमध्यस्थ धर्मिणी और मध्यस्थ, इसकी भी उन्होंने एक छोटी व्याख्या जो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ वो इस प्रकार से दी है कि मध्यस्थ धर्मी उन्होंने उसको माना है जो किसी प्रकार के प्रीति, अप्रीति, राग, द्वेष, ईर्ष्या इन सब से शून्य होता है, मतलब ये सब उसको फील नहीं होती, तो उस व्यक्ति को, मतलब उस एंटिटी को कहा जाता है मध्यस्थ धर्मी। दूसरी तरफ जो प्रकृति होती है वो इन सब चीज़ को फील करती है, इसीलिए उसे अमध्यस्थ धर्मिणी कहा है। ऐसा डल्हड़ आचार्य ने सुश्रुत शारीर 1 में जब इसका वर्णन आया है षष्ठी उत्पत्ति क्रम का, वहाँ उन्होंने टीका में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो बेसिकली ये टेबल आपको याद रहनी चाहिए। अगर इसके सारे पॉइंट याद नहीं होते हैं तो कुछ पॉइंट आप याद रख सकते हैं थोड़े बहुत। तो यहाँ पर हमने ये पूरा किया है षष्ठी उत्पत्ति क्रम अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन, और जैसा सांख्य दर्शन में बताया है वैसा ही सेम टू सेम आयुर्वेद ने भी लिया है। तो हमने 2 योगदान पढ़ लिए हैं सांख्य दर्शन के आयुर्वेद में। पहला 3 प्रकार के दुख, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक, और दूसरा षष्ठी उत्पत्ति क्रम। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे जाकर सांख्य दर्शन का और क्या योगदान है आयुर्वेद में वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।